नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, आज से हम लोग आपके लिए नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और जो टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन माना जाता है वो माना जाता है मशीनों का। अर्थात मशीनें जिसके समझ में आ गई, अर्थात मशीनें जिसके क्लियर है वो लगभग हर किसी टेक्निकल एग्जाम को क्लियर कर लेता है। तो मशीनों के अंदर भी हम लोग डीसी जनरेटर को आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करें डीसी जनरेटर की, जो टॉपिक है हमारा ये रहेगा डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर जो है, ये डीसी जनरेटर क्या है? एक मशीन है। तो सबसे पहले तो हम लोग मशीन के बारे में देख लें कि मशीन क्या होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे 3 इडियट तो आपने देखी होगी। 3 इडियट के अंदर बताया गया है कि मशीन क्या होती है। कोई भी युक्ति जो किसी काम को करने में हमारी, अर्थात किसी काम को हमारे लिए सरल बनाती है, वही युक्ति कहलाती है मशीन। अर्थात सीधी सी बात है, जैसे कोई कुआं है, कुएं के अंदर पानी है। आप अगर किसी बर्तन के द्वारा उस कुएं में से पानी खींचोगे तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अर्थात थोड़ा बहुत पानी निकालने में आपको काफी दिक्कत होगी। लेकिन मोटर कुछ सेकंडों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकाल देती है, अर्थात हमारी सहायता कर रही है। तो मोटर क्या है? एक मशीन है। अर्थात मशीन क्या है? सबसे पहली बात, मशीन क्या है? किसी कार्य को सरलता पूर्वक करने के लिए हमारी सहायता करने वाली युक्ति। देखिए मशीन कहलाती है, मशीन कहलाती है। देखिए सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। कोई भी काम है, उस काम को सरलता पूर्वक आपको करना है, सिंपल तरीके से आपको करना है। तो किसी भी काम को सरलता पूर्वक करने के लिए आपकी सहायता करने वाली जो युक्ति होगी वही क्या कहलाएगी? मशीन। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका शर्ट है और शर्ट में बटन लगे हुए हैं। अगर बटन की हम लोग चैन लगा लें तो बटनों को खोलने में हमें टाइम लगता है, लेकिन चैन जल्दी खुल जाएगी, अर्थात हमारा काम क्या हो गया? आसान हो गया। तो किसी भी काम को सरलता पूर्वक करने में हमारी सहायता करने वाली जो युक्ति है वो मशीन कहलाती है। हम लोग डीसी जनरेटर को पढ़ेंगे इस टॉपिक में, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लें कि मशीन क्या होती है। तो थोड़ा सा हमने चर्चा कर ली कि किसी कार्य को सरलता पूर्वक करने के लिए हमारी सहायता करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो मशीन है, ये मशीन भी 2 प्रकार की होती है। अर्थात मशीनों को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक मशीन है एसी मशीन और दूसरी मशीन है डीसी मशीन। अर्थात एसी सप्लाई पर काम करने वाली जो मशीन है वो कहलाती है एसी मशीन, और डीसी सप्लाई पर काम करने वाली युक्ति कहलाती है डीसी मशीन। तो देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए मशीन के प्रकार। देखिए मशीन कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में बांटी गई है। एक है एसी मशीन, तो दूसरी क्या है? डीसी मशीन है। अब सिंपल सी बात है कि एसी मशीन क्या होगी? जो मशीन एसी सप्लाई पर कार्य करती है वो मशीन क्या कहलाएगी? एसी मशीन। और जो मशीन डीसी सप्लाई पर कार्य करती है वो क्या कहलाएगी? डीसी मशीन। तो देखिए जो एसी मशीन है और डीसी मशीन है, इन दोनों प्रकार की मशीनों में अंतर क्या होता है ये हमें विशेष तौर पे देखना है। देखिए एसी मशीनों के अंदर जो कॉइल होती है, वाइंडिंग होती है, उसकी मोटाई कम रहती है, जबकि डीसी मशीनों के अंदर वाइंडिंग की मोटाई क्या रहती है? अधिक रहती है। अर्थात वाइंडिंग की मोटाई अधिक है तो वो वाइंडिंग अधिक स्थान घेरेगी। इसके कारण जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 HP की एक मोटर है, एसी मोटर है, और एक 2 HP की डीसी मोटर है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि समान रेटिंग की दो मोटरें हैं, एक मोटर एसी है तो दूसरी मोटर क्या है, डीसी है, बताइए किसका आकार बड़ा होगा। तो ध्यान रखने की बात है, डीसी मशीनों के अंदर लॉसेज का मान ज्यादा रहता है, अर्थात डीसी मशीनें अधिक धारा लेती है और अधिक धारा लेने के कारण ताम्र हानियां अधिक रहती है, और इसी के कारण डीसी मशीनों का आकार समान रेटिंग की एसी मशीन की तुलना में अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए समान रेटिंग की एसी मशीन की तुलना में डीसी मशीन का आकार बड़ा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समान रेटिंग की एसी मशीन की तुलना में डीसी मशीन का जो आकार होता है ना वो बड़ा होता है, अर्थात 2 एचपी की एसी मोटर है और एक 2 एचपी की डीसी मोटर है। तो देखिए 2 एचपी की एसी मोटर होगी ना, उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। 2 एचपी की एसी मोटर का आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये 2 एचपी की मोटर है, एसी मोटर है, ठीक है। ये 2 एचपी की कौन सी मोटर है, एसी मोटर है, और यही 2 एचपी की डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर का जो आकार है ना वो एसी मोटर हमेशा क्या बड़ा होगा, डीसी मोटर है ये, तो इसका आकार हमेशा एसी मोटर से क्या होगा, बड़ा होगा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक विशेष बात आपको बता दूं, जैसे जैसे सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है मशीन का जो साइज है वो घटता जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें 100 ट्रांसफॉर्मर है, 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है और दूसरा भी 100 केवीए का है, और ऐसे आपके पास अनेक ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन 2 ट्रांसफॉर्मरों की तुलना कर लेते हैं। एक 100 केवीए का है, दूसरा भी 100 केवीए का है। एक ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है तो दूसरे की सप्लाई फ्रीक्वेंसी 25 है। तो जिसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम होगी ना उसका आकार बड़ा होगा, और जिसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अधिक होगी ना उसका आकार छोटा होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ है कि निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर का आकार भौतिक रूप से बड़ा होगा। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात डीसी मशीनों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और एसी मशीनों का आकार छोटा होता है। लेकिन एसी मशीनों के अंदर भी अगर देखा जाए तो जिस मशीन की फ्रीक्वेंसी अधिक है ना उसका आकार छोटा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका आकार बड़ा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एसी मशीन, डीसी मशीन थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीसी मशीन के प्रकारों की। देखिए डीसी मशीन भी 2 प्रकार की होती है, एक है डीसी जनरेटर तो दूसरा है डीसी मोटर। तो डीसी मशीनों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। डीसी मशीन है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो देखिए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में कोई अंतर नहीं है, छोटा सा माइनर सा अंतर है। देखिए डीसी जनरेटर क्या करता है, डीसी जनरेटर को हम लोग जब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसके उल्टा काम करती है डीसी मोटर। अर्थात डीसी मोटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलने का कार्य करते हैं। अर्थात डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, डीसी जनरेटर और मोटर की संरचना को अगर देखा जाए तो लगभग संरचना समान होती है। अगर डीसी जनरेटर आपके
में आ गया तो डीसी मोटर भी समझ में आ गई, अर्थात लगभग कोई भी फर्क नहीं होता है, लेकिन फर्क होता है इनपुट और आउटपुट ऊर्जा का। अर्थात जनरेटर में कोई इनपुट में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और आउटपुट में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि मोटर को इनपुट में विद्युत ऊर्जा देते हैं और आउटपुट में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डीसी मशीनें दो प्रकार की है। इन दो मशीनों में से एक मशीन को आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर को, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर, लेकिन ध्यान रखना एक माइनर सी बात है कि डीसी जनरेटर जो होता है ना, इसके अंदर जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में क्या करता है, एसी को डीसी में, कौन, कम्यूटेटर, ठीक है। और यहां पे क्या करता है कम्यूटेटर, डीसी को एसी में चेंज करने का काम करता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं डीसी जनरेटर की संरचना के बारे में कि डीसी जनरेटर की संरचना कैसी होती है, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लें। देखिए ये हम लोग डायग्राम देख रहे हैं डीसी जनरेटर का, और इस डायग्राम के अंदर हम लोग देखें तो ये डीसी जनरेटर की क्या है, शाफ्ट है, और इस डीसी जनरेटर की शाफ्ट को हम लोग जोड़ते हैं डीसी जनरेटर की शाफ्ट को हम लोग जोड़ के रखते हैं प्राइम मूवर की शाफ्ट से। ये क्या है, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चालक। प्राइम मूवर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम चालक। तो प्रथम चालक की शाफ्ट से हम लोग जोड़ के रखते हैं। ये प्राइम मूवर है, पीएम, ठीक है। प्राइम मूवर भी अलग अलग तरीके से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करता है, अर्थात अलग अलग तरीकों से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अर्थात प्राइम मूवर को हम लोग चला सकते हैं गैस के द्वारा, प्राइम मूवर को हम लोग चला सकते हैं जल के द्वारा, प्राइम मूवर को हम लोग चला सकते हैं डीजल या पेट्रोल इंजन के द्वारा। अर्थात जो प्राइम मूवर होता है, जिसको प्रथम चालक बोलते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, और प्राइम मूवर की शाफ्ट को जोड़ा जाता है जनरेटर की शाफ्ट के साथ। और जनरेटर की शाफ्ट के साथ जब प्राइम मूवर को जोड़ा जाता है, तो जब प्राइम मूवर गति करता है तो जनरेटर भी गति करता है, अर्थात जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात पहली बात, जनरेटर को यांत्रिक
मूवर के द्वारा दी जाती है, प्रथम चालक के द्वारा दी जाती है। ये जनरेटर का बीच का भाग है, ये आर्मेचर का मान लीजिए चालक है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर का एक चालक है, कोई कॉइल है जिसके दो भाग हैं, ये मान लीजिए ए बी है और ये क्या है, सी डी है। इसको आगे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको और भी। ये हो गया आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को हम लोग खंडित वलय भी बोल देते हैं, खंडित वलय। इसको हम लोग स्लिप ट्रिंग भी बोल देते हैं, स्लिप ट्रिंग। स्लिप ट्रिंग। कम्यूटेटर को हम लोग दिक् परिवर्तक भी बोल देते हैं, हम लोग विभक्त वलय भी बोल देते हैं, विभक्त वलय। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये जो कम्यूटेटर के संपर्क में भाग रहता है, ये है ब्रश, ब्रश। और जो ब्रश है ये ब्रश होल्डर आदि में लगाई जाती है, और फिर यहाँ से जो सप्लाई है ये पिग टेल के एक लीड होती है, पिग टेल उसके माध्यम से किसको दे दी जाती है, लोड को दे दी जाती है। याद रखना ये जो कम्यूटेटर और आर्मेचर दोनों के बीच का भाग है ना, ये बीच का भाग कहलाता है राइजर, अर्थात दोनों को जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है, राइजर कहलाता है। ध्यान रखना आर्मेचर वाइंडिंग की कॉइलें कहां पे जुड़ी होती है, राइजर पर जुड़ी होती है। आंसर देना है आपको, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग की आर्मेचर होती है राइजर पर, और राइजर किससे जुड़ा होता है, कम्यूटेटर से। अर्थात आपसे पूछ ले कि आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, राइजर देना है। तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें, यह है आपके फील्ड पोल। फील्ड पोल, फील्ड पोल अर्थात क्षेत्र ध्रुव। क्षेत्र ध्रुवों का काम होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। क्षेत्र ध्रुवों का काम क्या है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। उसके बाद ध्यान रखना ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है ना, ये डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, आर्मेचर की घुमाव दिशा की। अर्थात आर्मेचर को इस दिशा में घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है एन से किसकी ओर, एन से एस की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं कहां जा रही है, एन से एस की ओर जा रही है। एन से एस की ओर जा रही है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन है, दिशा है। अब ये जो एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटने के लिए, इन चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करने के लिए इन्हीं की दिशा में आपके आर्मेचर को क्या किया जाता है, गतिमान किया जाता है, घुमाया जाता है। अर्थात ये आर्मेचर की डायरेक्शन है, अर्थात आर्मेचर इस प्रकार से आपका गति करेगा। ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ हमने देख लिया। अब सबसे पहली बात, डीसी जनरेटर क्या है। देखिए डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर क्या है। देखिए डीसी जनरेटर को हम लोग यहां से क्या देंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे। यांत्रिक ऊर्जा कौन दे रहा है, प्राइम मूवर दे रहा है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो जब यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देंगे तो आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देने पर आपका जो जनरेटर है ये आउटपुट में हमें कौन सी ऊर्जा दे रहा है, डीसी विद्युत ऊर्जा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जनरेटर क्या है। सबसे पहली बात मैं वापस आपसे चर्चा कर रहा हूं शुरुआत से, जनरेटर क्या है। जनरेटर में डीसी नहीं बोल रहा, मैं केवल बोल रहा हूं जनरेटर क्या है। तो देखिए जनरेटर का शाब्दिक अर्थ है या जनरेटर का अर्थ है उत्पादक। जनरेटर का मतलब है उत्पादक, अर्थात उत्पादन करने वाला। और जो जनरेटर डीसी सप्लाई का उत्पादन करता है उसका नाम हमने क्या रख दिया, डीसी जनरेटर। अगर जनरेटर एसी सप्लाई आउटपुट में हमें देता तो हम उसका नाम क्या रख देते, एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर हमें अल्टरनेटिंग करंट देता है, अर्थात एसी सप्लाई देता है। इसके कारण एसी जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं।
तो आज हम लोग देख रहे हैं डीसी जनरेटर। तो देखिए, जनरेटर चाहे डीसी हो चाहे जनरेटर एसी हो, सभी प्रकार के जनरेटरों के आंतरिक भाग में अर्थात सभी प्रकार के जनरेटरों के आर्मेचर में जो सप्लाई उत्पन्न होती है उसकी प्रकृति या उस सप्लाई का जो नेचर होता है, अर्थात वह जो सप्लाई होती है जो आर्मेचर में उत्पन्न होती है वह एसी सप्लाई होती है। कैसी सप्लाई होती है? एसी सप्लाई। ध्यान रखने की बात है, डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, दोनों ही प्रकार के जनरेटरों के आर्मेचर में उत्पन्न सप्लाई एसी होती है, न कि डीसी। लेकिन ये जो कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर आर्मेचर के अंदर उत्पन्न एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है और आउटपुट हमें क्या प्राप्त होती है? डीसी। तो इस बात का ध्यान रखना, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी सप्लाई होती है? एसी सप्लाई होती है। आपसे पूछ ले कि डीसी मोटर के आर्मेचर में कौन सी सप्लाई होती है? एसी सप्लाई होती है। अर्थात डीसी मशीनों के आर्मेचर में सप्लाई कौन सी पाई जाती है? एसी सप्लाई पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ तो एसी उत्पन्न हो गई तो है जनरेटर में तो, लेकिन मोटर में क्या करेंगे? यहां से डीसी देंगे। तो ये कम्यूटेटर मोटर में उल्टा काम करता है, डीसी को एसी में चेंज करना, और आर्मेचर में वापस कौन सी सप्लाई आ गई? एसी। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो डीसी जनरेटर है, इस डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है किसके द्वारा? प्राइम मूवर के द्वारा। अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइम मूवर, हिंदी में बोलेंगे प्रथम चालक के द्वारा। तो देखिए, प्रथम चालक के आधार पर हम डीसी जनरेटरों को बांटे तो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रथम चालक के आधार पर जनरेटर का वर्ग नहीं है, अर्थात वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन में दे देगा जो प्रथम चालक के आधार पर वर्गीकरण है वो दे देगा, और एक वो देगा जो नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि प्राइम मूवर के आधार पर, प्रथम चालक के आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किया जा सकता है, अर्थात डीसी जनरेटर का वर्ग है। तो ऑप्शन में ये सारे के सारे दे देगा और लास्ट में दे देगा उपरोक्त सभी। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्राइम मूवर या प्रथम चालक के आधार पर डीसी जनरेटरों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, देखिए, जो आपका प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर अर्थात प्रथम चालक, इस प्रथम चालक के आधार पर वर्गीकरण अगर हम लोग करें जनरेटरों का, तो सबसे पहला है गैस टरबाइन। कौन सा है? गैस टरबाइन। अर्थात गैस के द्वारा जो टरबाइन होता है जनरेटर का, उसको घुमाया जाता है, अर्थात गैस के द्वारा जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो वह कहलाता है गैस टरबाइन, गैस टरबाइन जनरेटर। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, दूसरा है वाष्प टरबाइन। देखिए, वाष्प को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीम भी तो बोलते हैं। वाष्प को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टीम भी तो बोल सकते हैं। स्टीम टरबाइन जनरेटर अर्थात वाष्प के द्वारा चलने वाला जनरेटर। कोयला आदि को जलाकर के जो भाप तैयार की जाती है, वाष्प या स्टीम तैयार की, उसके जब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर को देते हैं तो वो कहलाता है वाष्प टरबाइन, स्टीम टरबाइन। उसके बाद हम लोग बात करें प्रत्यागामी इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, अर्थात प्रत्यागामी इंजन कौन कौन से इंजन है हम लोग बात करें इनकी। तो एक तो होता है डीजल इंजन, एक तो कौन सा है? डीजल इंजन है, और दूसरा क्या है? पेट्रोल इंजन है। तो डीजल इंजन, डीजल इंजन द्वारा हम लोग यांत्रिक ऊर्जा दे सकते हैं। डीजल इंजन में डीजल डाला और डीजल इंजन को जब चला देंगे तो डीजल इंजन की शाफ्ट जनरेटर की शाफ्ट से जुड़ी होती है, और डीजल इंजन जब गति करेगा तो जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर लेगा और आपका जनरेटर डीसी सप्लाई आपको आउटपुट में देगा। जैसे बात करें परिवहन का वाहन है, जैसे बस है, ट्रैक्टर है, कार है, इनके अंदर डीजल इंजन चालित होता है,
अर्थात डीजल इंजन के द्वारा जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। अर्थात परिवहन के वाहनों के अंदर बैटरियों को चार्ज करने के लिए एक छोटा सा डीसी जनरेटर होता है। छोटा सा डीसी जनरेटर जो होता है उसको हम लोग डायनामो के नाम से जानते हैं। छोटे आकार का डीसी जनरेटर डायनामो कहलाता है। तो उनके अंदर, उस डायनामो के अंदर अर्थात परिवहन के वाहनों में यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डीजल इंजन का या पेट्रोल इंजन का? पेट्रोल इंजन का। ठीक है, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं, या दिख नहीं रहा शायद। डीजल इंजन, डीजल इंजन और दूसरा था पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो ये प्रत्यागामी इंजन है। ध्यान रखना, उत्पादन केंद्रों पर जो एसी जनरेटर या अल्टरनेटर होते हैं उनके द्वारा भी यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की जाती है, अर्थात वो जल टरबाइन अल्टरनेटर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग जनरेटरों की बात कर रहे हैं और जनरेटरों को जल के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा नहीं दी जाती, इसलिए हम लोग जनरेटरों को जल के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग जल टरबाइन को यहाँ छोड़ रहे हैं, अर्थात अल्टरनेटर की आती तो जल टरबाइन भी यहाँ शामिल हो जाता। ठीक है, उसके बाद तो प्रथम चालक के आधार पर जनरेटरों का वर्गीकरण करते हैं: गैस टरबाइन, वाष्प टरबाइन, स्टीम टरबाइन या प्रत्यागामी इंजन, रेसिप्रोकेटिंग इंजन जिसमें डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन शामिल होते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा और देख लें हम लोग। तो देखिए, डीसी जनरेटर में क्या होता है? एन पोल है, एस पोल है, एक चालक है। ठीक है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। एन से किसकी ओर जा रहा है? एस की ओर जा रहा है। एन से किस ओर जा रहा है? एन से एस की ओर आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, एन से एस। ठीक है, और ये आपका डायरेक्शन है रोटेशन की, अर्थात आर्मेचर की घुमाव दिशा की, आर्मेचर की घुमाव दिशा है। ठीक है, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच में कोई चालक है अर्थात आर्मेचर है, और स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखे हुए किसी भी चालक को जब हम लोग यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करेंगे, तो ये स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आर्मेचर के चालक गति करेंगे, और आर्मेचर के चालक या कोई भी चालक जब स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में गति करता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और वो जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? एसी सप्लाई उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी सप्लाई उत्पन्न होती है? एसी सप्लाई उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो कम्यूटेटर रहता है, ये कम्यूटेटर जो है ना, ये कम्यूटेटर इस एसी को डीसी में चेंज करता है और हमें आउटपुट में क्या प्राप्त होती है? डीसी प्राप्त होती है। आउटपुट में क्या प्राप्त होगी? डीसी प्राप्त होगी। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग जनरेटर के भागों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो के अंदर, लेकिन इसमें केवल इतना सा ही, केवल इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, भाग नहीं पढ़ेंगे। एक एक भाग को खोल करके पढ़ेंगे, बॉडी को अलग पढ़ेंगे, आर्मेचर को हम लोग चाहे 2 क्लास कम से कम हमें लगेगी तो हम लोग लगाएंगे अकेले आर्मेचर को पढ़ने में, लेकिन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक देख रहे हैं। उसके बाद बात करें, घूमने वाला भाग आर्मेचर होता है। आर्मेचर में क्या होता है? ये आर्मेचर के स्टेक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर्मेचर का स्टेक है। ठीक है, और उसके बाद ये वाइंडिंग की क्वाइलें हैं, ये वाइंडिंग की क्वाइलें हैं। ठीक है, और ये कम्यूटेटर की छड़ें हैं। कम्यूटेटर में अलग अलग छड़ें होती है, हार्ड ड्रोन कॉपर से बना होता है, तो वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आर्मेचर की शाफ्ट है। ठीक है, स्टेक टूथ है, ये आपका स्टेक स्लोट है, जो खांचे होते हैं वो है। तो इस प्रकार से हम लोग डिटेल से थोड़ा चर्चा करेंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं वापस
भाई जब यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है तो स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब आर्मेचर गति करता है तो आर्मेचर करने के कारण ये फ्लक्स का छेदन करता है, और फ्लक्स का छेदन करता है तो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। लेकिन डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ किस प्रकार का होता है? एसी प्रकार का ईएमएफ होता है, अर्थात सप्लाई कौन सी उत्पन्न होती है? एसी। इस एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है कम्यूटेटर। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो बात करेंगे डीसी जनरेटर के सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत देखिए, डीसी जनरेटर चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका डीसी जनरेटर कार्य करता है, ठीक है, अर्थात मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करता है? डीसी जनरेटर। अब देखिए, सबसे पहली बात, मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए थे, और वो किसने दिए थे? माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे नाम के वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे चुंबकीय प्रेरण के, और चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए थे, उनमें से एक नियम है जो प्रथम नियम है। ये प्रथम नियम क्या कहता है? देखिए, प्रथम नियम फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है कि आपके पास दो चीजें हैं। देखो, इसको समझना है, रटना नहीं है। आपके पास दो चीजें हैं, एक चालक है और एक है चुंबकीय फ्लक्स है। आपके पास चालक है और चुंबकीय फ्लक्स है। चालक व चुंबकीय फ्लक्स आपके पास है। चालक व चुंबकीय फ्लक्स आपके पास है। तो उन्होंने कहा कि चालक अगर फ्लक्स का छेदन करता है, अगर चालक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अर्थात प्रथम नियम क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट क्या है? चालक द्वारा फ्लक्स का छेदन करने पर, फ्लक्स का छेदन करने पर उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? ईएमएफ। अर्थात चालक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करेगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ, ठीक है। तो चालक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन कब करेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, आपके पास एक तो है चुंबकीय फ्लक्स और दूसरा क्या है? चालक। देखिए, चालक द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने पर क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। तो आपके पास चालक और फ्लक्स दोनों है। दोनों चालक और फ्लक्स दोनों को अगर स्थिर रख दिया जाए तो आपका चालक कभी भी चुंबकीय फ्लक्स का छेदन नहीं करेगा। जब आपका चालक भी स्थिर है और आपका फ्लक्स भी स्थिर है तो आपका चालक कभी भी चुंबकीय फ्लक्स का छेदन नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आपका चालक गतिशील है और आपका चुंबकीय फ्लक्स भी गतिशील है तब भी आपका चालक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन नहीं करेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि चालक फ्लक्स का छेदन तभी करेगा जब चालक और चुंबकीय फ्लक्स दोनों में से कोई सा एक स्थिर रहे और दूसरा गतिशील रहे। अर्थात आपका चालक गतिशील है तो आपका फ्लक्स स्थिर रहना चाहिए, तो चालक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करेगा। दूसरी बात, अगर आपका चालक अगर आपका चालक स्थिर है तो आपका चुंबकीय फ्लक्स गतिशील रहे तो भी चालक चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करेगा। अर्थात चालक और चुंबकीय फ्लक्स दोनों में से एक गतिशील रहे, कोई सा भी, और एक स्थिर रहता है तो उस अवस्था में चालक फ्लक्स का छेदन करता है और उस अवस्था में चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और वो ईएमएफ एसी ईएमएफ होता है। अर्थात उस ईएमएफ की जो प्रकृति होती है, उस ईएमएफ का जो नेचर होता है वो एसी होती है, ठीक है। ये माइकल फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है। अर्थात किसी चालक में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है ये
अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सॉरी ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वेलोसिटी BLV, और साथ ही साइन थीटा, इन सभी के गुणनफल के बराबर किसी चालक में उत्पन्न ईएमएफ होता है, अर्थात BLV इंटू साइन थीटा उत्पन्न ईएमएफ। ठीक है, ये आपका फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है, सॉरी पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम ये कहता है कि चालक में, ये पहला नियम तो कहता है कि चालक में ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा, दूसरा नियम ये कहता है कि चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान कितना होगा, अर्थात मान के आधार पर है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि चालक में प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, दर के समानुपाती होता है। अर्थात E बराबर क्या होगा? अर्थात E बराबर होगा N इंटू d∅ बटे dt, d∅ बटे dt। d∅ बटे dt। N इंटू d∅ बटे dt ये माइकल फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है। ठीक है, इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अर्थात डीसी जनरेटर माइकल फेराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए सबसे पहली बात, डीसी जनरेटर जो होता है, इस डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है ये गतिशील रहता है और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है। तो आर्मेचर की गति के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसके कारण डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ को गतिजन्य ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका सिद्धांत हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं डीसी जनरेटर की मूल आवश्यकताएं। देखिए डीसी जनरेटर की मूल आवश्यकताएं क्या क्या है। देखिए एक तो डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देना जरूरी है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा नहीं दोगे तो आपका जनरेटर ईएमएफ उत्पन्न, फ्लक्स का छेदन नहीं कर पाएगा क्योंकि जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी मूल आवश्यकता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो जनरेटर किसका छेदन करेगा और ईएमएफ उत्पन्न उसमें नहीं हो पाएगा। तीसरी मूल आवश्यकता है आर्मेचर, अर्थात आर्मेचर ही नहीं होगा तो ईएमएफ। और चौथा है कम्यूटेटर। भाई आर्मेचर में सप्लाई तो उत्पन्न हो जाएगी लेकिन एसी उत्पन्न होगी, और डीसी जनरेटर हमें क्या देता है? डीसी देता है, इसलिए डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर जरूरी है और साथ ही आउटपुट में सप्लाई देने के लिए ब्रश भी जरूरी है। ये डीसी जनरेटर की मूल आवश्यकताएं हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात हम लोग देखें तो एमएमएफ जो होता है ना, काफी लोग अलग ही तरीके से बताते हैं कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न जो ईएमएफ है ना वो ट्राइंगुलर वेव होता है। गलत बात है। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर होता है ना, डीसी मशीनों का जो आर्मेचर होता है, उसका जो एमएमएफ ना, एमएमएफ का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स एमएमएफ। तो आर्मेचर का जो एमएमएफ होता है, एमएमएफ
किसका एमएमएफ? आर्मेचर, ध्यान रखना, आर्मेचर एमएमएफ का एमएमएफ यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, अर्थात चुंबकीय वाहक बल। का जो शेप होता है ना, उसकी जो बनावट होती है ना, ये बनावट होती है ट्राइंगुलर वेव। कैसी बनावट होती है? ट्राइंगुलर वेव होती है। ट्राइंगुलर वेव अर्थात त्रिभुजाकार तरंग। आर्मेचर के एमएमएफ का जो शेप होता है, आर्मेचर के ईएमएफ का नहीं, आर्मेचर के एमएमएफ का जो शेप होता है वो त्रिभुजाकार वेव होती है, अर्थात ट्राइंगुलर वेव होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि एमएमएफ नहीं देके आपसे पूछ ले कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर के फ्लक्स का शेप क्या होता है, तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर के फ्लक्स का शेप भी आपको आंसर क्या देना है? आंसर देना है त्रिभुजाकार तरंग, क्योंकि फ्लक्स किससे बनता है? एमएमएफ से। एमएमएफ शेप या फ्लक्स शेप? फ्लक्स शेप। आर्मेचर के फ्लक्स की शेप या आर्मेचर के एमएमएफ की शेप कैसी होती है? ट्राइंगुलर वेव होती है। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, डीसी जनरेटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, दोनों एक ही बात है। डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर एक ही बात है, लेकिन डीसी जनरेटर आउटपुट में डीसी दे रहा है और अल्टरनेटर आउटपुट में एसी दे रहा है, वरना दोनों के अंदर उत्पन्न क्या होती है? एसी। तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में और अल्टरनेटर के आर्मेचर में जो सप्लाई उत्पन्न होती है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसका वेव हमेशा कैसा होता है? साइन वेव प्रकार की होती है। ठीक है। ईएमएफ शेप, आर्मेचर ईएमएफ, आर्मेचर के ईएमएफ की शेप कैसी है? आर्मेचर ईएमएफ शेप कैसी है? साइन वेव। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें फील्ड फ्लक्स शेप। देखिए, फील्ड पोलों का जो फ्लक्स होता है ना, उसकी अगर हम लोग शेप देखें तो इसकी शेप होती है ट्रापीजोइडल। ट्रापीजोइडल का मतलब है समलंबाकार। समलंबाकार ये शेप डीसी जनरेटर के फील्ड पोलों का फ्लक्स की शेप होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आर्मेचर के ईएमएफ की शेप साइन वेव होती है, आर्मेचर के एमएमएफ की शेप क्या होती है? ट्राइंगुलर वेव होती है। और ध्यान रखना, जो मोटर होती है ना, जो मोटर होती है ना, कौन सी मोटर? बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर का नाम है ब्रशलेस जो होती है, उसके आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका शेप भी समलंबाकार ट्रोपीजोइडल होता है, ध्यान रखना। लेकिन सामान्य डीसी मोटरों, सामान्य ब्रश वाली डीसी मोटरों के आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी शेप हमेशा कैसी होगी? वही साइन वेव की जैसी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं तक देखेंगे। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।